हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी थ्योरी पेपर के लिए। देखिए, आज की वीडियो में हम आपको न्यूक्लिक एसिड बताने वाले हैं। न्यूक्लिक एसिड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है क्योंकि न्यूक्लिक एसिड डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसके जो दो भाग होते हैं डीएनए या आरएनए, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से होगी। सारी वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियोज को देख सकते हैं। ओके, तो देखिए न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है, क्योंकि जो इसका भाग होते हैं डीएनए एंड आरएनए, ये क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ है। माता पिता से जो लक्षण होते हैं वो लेता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करता है, यानी संतानों में ट्रांसफर होते रहते हैं लक्षण। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है जो न्यूक्लिक एसिड होता है क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं। ओके, तो ये न्यूक्लिक एसिड के बारे में हो गया। अब यहाँ पर हम टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखेंगे। देखिए, जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो डीएनए होता है, एक आरएनए होता है, क्योंकि यही तो क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल होते हैं। यही पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में क्या करते हैं? लक्षण को ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले हम डीएनए को देख लेते हैं, फिर हम आरएनए को देखेंगे। तो देखिए, डीएनए क्या होता है। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। और जो देखिए जो डीएनए है, इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी? कौन से वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी? वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिश्चर ने 1869 ईस्वी में इस डीएनए की खोज की थी। किससे एक डीएनए की खोज की थी? जो पस सेल्स होती हैं, ठीक है, पस की जो कोशिकाएं होती हैं, जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं। ओके, तो जो फ्रेडरिक मिश्चर थे, इन्होंने जो पस सेल थी, जो या आप कह सकते हो व्हाइट ब्लड जो सेल थी, उनके न्यूक्लियस से डीएनए की खोज की थी। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल होता है, और क्रोमेटिन जो मटेरियल होता है वही क्या होता है? डीएनए होता है। ओके, तो जो फ्रेडरिक मिश्चर थे, इन्होंने व्हाइट ब्लड सेल्स से न्यूक्लियस के द्वारा इस डीएनए की खोज की थी, और इसका नाम जो था वो क्या रख दिया? न्यूक्लिन नाम रख दिया। न्यूक्लिन नाम इसलिए रख दिया क्योंकि न्यूक्लियस से खोज की थी, इसीलिए इसका जो नाम था वो न्यूक्लिन रख दिया गया। ओके, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए डीएनए के बारे में। हमने आपको बता दिया है कि जो वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिश्चर थे, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। 1869 ईस्वी में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, उनके न्यूक्लियस से इस डीएनए की खोज की थी। न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक से। ओके, और इसीलिए इसका नाम जो रखा गया वो कौन सा है? न्यूक्लिन नाम रख दिया गया, क्योंकि न्यूक्लियस से खोज की थी, इसीलिए इसका नाम न्यूक्लिन रख दिया गया। ओके, तो ये सर्वप्रथम 1869 की बात है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो अगले वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक हैर्टविग। वैज्ञानिक जो हैर्टविग थे, इन्होंने 1884 में बताया, 1884 में बताया कि जो न्यूक्लिन है, न्यूक्लिन का मतलब जो डीएनए है, के द्वारा ही लक्षण की वंशागति होती है। यानी जो हैर्टविग थे, इन्होंने 1884 में बताया कि जो न्यूक्लिन है, न्यूक्लिन का मतलब डीएनए है, उसी के द्वारा जो लक्षण होते हैं वो वंशागत होते हैं, यानी माता पिता से जो लक्षण होते हैं वो संतानों में ट्रांसफर होते हैं। किसने बताया था? हैर्टविग वैज्ञानिक ने बताया था। अगला जो यहाँ पर वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक एल्टमान। एल्टमान ने 1889 ईस्वी में न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया था। अगला यहाँ पर जो पॉइंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं, माइकोप्लाज्मा होता है। ओके, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब गोलाकार होता है। यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप प्रोकैरियोटिक सेल्स देख पा रहे हैं। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। ओके, यानी आप कह सकते हो गोलाकार होता है। इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं? न्यूक्लियोइड कह देते हैं, यानी केंद्रक बोल देते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर केंद्रक पूरी तरह से नहीं होता है, इसीलिए हम इसे न्यूक्लियोइड कह देते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब होता है गोलाकार होता है, केंद्रक के आकार का दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है तथा साइटोप्लाज्म में धंसा रहता है, साइटोप्लाज्म में
पड़ा रहता है। ओके, जिसे हम न्यूक्लियोइड कह देते हैं। न्यूक्लियोइड का मतलब हिंदी में केंद्रक बोल देते हैं। अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट दिया गया है, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब जो देख पा रहे हो हमने यूकैरियोटिक सेल को निकाल कर रखा है। एक तो प्लांट सेल होती है, इसमें एक एनिमल सेल होती है। ओके, तो जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है वो कहाँ पर उपस्थित होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र के रूप में उपस्थित होता है। देख पा रहे होंगे जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर जो क्रोमेटिन होता है, जो धागेनुमा गुणसूत्र होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, या आप कह सकते हो जेनेटिक मटेरियल होता है। ये बात आप जान चुके हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें केंद्रक के अंदर गुणसूत्र के रूप में ये डीएनए उपस्थित रहता है। ओके, तो ये यूकैरियोटिक सेल्स की बात हो गई। आगे हम यहाँ पर देखने वाले हैं, देखिए जो डीएनए होता है, जो डीएनए है, डीएनए आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। जो यहाँ पर डीएनए आप देख पा रहे होंगे, तो जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड इकाई का बहुलक है। न्यूक्लियोटाइड इकाई का बहुलक है, यानी आप कह सकते हो जो डीएनए है वो किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। तो अभी हम बताएंगे आपको न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। जैसे हमारा जो बॉडी होता है, जैसे हमारी जो बॉडी है उसकी इकाई क्या है, उसकी इकाई सेल है, यानी सेल से मिलकर ही हमारा पूरा का पूरा बॉडी बना हुआ होता है। ओके, तो जो डीएनए होता है, डीएनए की जो इकाई होती है उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, यानी पूरा का पूरा जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बना हुआ होता है। इसीलिए डीएनए की जो इकाई होती है, क्या होती है डीएनए की इकाई, न्यूक्लियोटाइड होती है। यदि पूछे जाए कि डीएनए की इकाई को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, क्योंकि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बना हुआ होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है जो डीएनए है न्यूक्लियोटाइड इकाई का बहुलक है, यानी पॉलीमर है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए इसके बारे में। अब यहाँ पर हम न्यूक्लियोटाइड को समझेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर देखिए हमने लिखा है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजन बेस का मतलब होता है नाइट्रोजनी क्षारक हिंदी में कहे तो, और यहाँ पर क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है, और पेंटोज शुगर से। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीजों से मिलकर ये न्यूक्लियोटाइड बना होता है। तो देखते हैं किस किस प्रकार से ये न्यूक्लियोटाइड बना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नाइट्रोजनी क्षारक को देखेंगे, यानी नाइट्रोजन बेस को देखेंगे, फिर हम फास्फेट ग्रुप को देखेंगे, फिर हम पेंटोज शुगर को देखेंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजनी बेस जो होता है वो यहाँ पर 2 भागों में बटा होता है, एक तो प्यूरिन होता है, एक पायरिमिडीन होता है। क्या होता है, जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, नाइट्रोजन जो बेस होते हैं, एक तो प्यूरिन में बटा होता है और एक पायरिमिडीन में होता है। ओके, तो यहाँ पर प्यूरिन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, एक तो एडेनिन जिसे हम सिंपल भाषा में ए कह देते हैं, और अगला प्यूरिन के अंतर्गत कौन सा आता है, गुआनिन, जिसे हम सिंपल भाषा में जी कह देते हैं। अब हम पायरिमिडीन में देखेंगे कि कौन कौन से क्षारक आते हैं। एक तो साइटोसिन जिसे हम सिंपल भाषा में सी कह देते हैं, और एक होता है थाइमिन जिसे हम टी कह देते हैं। ओके, तो पायरिमिडीन में ये क्षारक आते हैं, साइटोसिन, थाइमिन, और प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन, गुआनिन आते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजनी जो क्षारक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर एडेनिन, गुआनिन, और पायरिमिडीन के अंदर कौन कौन से क्षारक होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन। तो ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। तो ये आपने जान लिया है। अब हम एडेनिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, गुआनिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, और साइटोसिन और थाइमिन, इन चारों के हम अलग अलग स्ट्रक्चर को देख लेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम पायरिमिडीन को देखते हैं। पायरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन आता है, तो हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो देखिए पायरिमिडीन हमने यहाँ पर लगा के रखा है हेडिंग। तो पायरिमिडीन क्या है, पायरिमिडीन एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, यानी इसमें सिर्फ एक ही रिंग होगी, एक ही रिंग का ये बना हुआ होगा। देख पा रहे होंगे एक ही रिंग है इसके अंदर, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, एक ही रिंग है इसके अंदर। और जो सिंगल रिंग होती है, ये जो सिंगल आपको रिंग दिख पा रही होगी, इसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं, इसमें 2 नाइट्रोजन। देखिए एक तो ये नाइट्रोजन है, एक ये नाइट्रोजन है। ओके, देख पा रहे होंगे, एक तो ये नाइट्रोजन है, एक ये नाइट्रोजन है। ठीक है, एक ये नाइट्रोजन है, एक ये नाइट्रोजन है। तो इसमें सिर्फ 2 नाइट्रोजन होंगी, 2 नाइट्रोजन होंगी और 4 कार्बन होंगे। 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन, 4 कार्बन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए एक यहाँ पर, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, 4 हो गए। ओके, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसमें 4 क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। ओके, और यहाँ पर 2 नाइट्रोजन होते हैं। अब आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने 2 बताए थे, एक तो साइटोसिन था पायरिमिडीन में, एक थाइमिन था। तो एक ये कहाँ पर से आ गया,
तो ये आरएनए के अंदर पाया जाता है। जो आरएनए आपने देखा होगा, एक तो डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। तो जो यूरेसिल होता है, जो यूरेसिल होता है वो किसके अंदर पाया जाता है? आरएनए के अंदर पाया जाता है। देख पा रहे होंगे भी, हम आपको पूरा का पूरा बता देते हैं। देखिए जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो आरएनए के अंदर भी पाए जाते हैं। आरएनए में प्यूरीन भी होता है और पायरिमिडीन भी होता है। वहां पर सिर्फ एक ही अंतर होता है, एडेनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है। लेकिन वहां पर कौन सा अंतर होता है? पायरिमिडीन में जो थाइमिन है, थाइमिन की जगह यूरेसिल वहां पर उपस्थित होता है। कहां पर? आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उसके अंदर भी नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित होते हैं। उसमें जो थाइमिन होता है, थाइमिन की जगह वहां पर क्या होता है? यूरेसिल उपस्थित होता है, थाइमिन नहीं होता है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ थाइमिन की जगह यूरेसिल उपस्थित होता है। तो बस ये बात आपको पता होनी चाहिए। हम आगे आपको जब आरएनए बताएंगे तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पायरिमिडीन होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। 2 नाइट्रोजन होते हैं इसके अंदर, एक सिंगल रिंग के अंदर, और 4 कार्बन होते हैं। तो देख पा रहे होंगे इस प्रकार से इसका साइटोसिन का स्ट्रक्चर होता है, थाइमिन का स्ट्रक्चर होता है, और जो आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाता है उसका इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए 2 नाइट्रोजन होंगे इसके पास, एक तो ये नाइट्रोजन है और एक ये नाइट्रोजन। 2 नाइट्रोजन है और 4 कार्बन होंगे। एक तो ये और जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर कार्बन हो जाता है, एक यहाँ पर हो जाता है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये NH2 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 2 तो नाइट्रोजन हो गए और 4 कार्बन हो गए। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, और यहाँ पर तो 4 कार्बन हो गए। और यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, एक ये नाइट्रोजन, एक ये नाइट्रोजन। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी देखिए ये जो यहाँ पर कार्बन है इससे O जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन। तो यहाँ पर 4 कार्बन हो गए। और यहाँ पर क्या है? एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हो गए। तो इस प्रकार से जो पायरिमिडीन होता है उनके यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी अच्छी तरह से यहाँ पर हमने बनाया है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं, हमने पायरिमिडीन को देख लिया, नाइट्रोजनी क्षारक में हमने पायरिमिडीन को देख लिया। अब हम प्यूरीन को देख लेते हैं। प्यूरीन क्या होता है? प्यूरीन को यहाँ पर एडेनिन में बांटा गया है और ग्वानिन में बांटा गया है। एडेनिन को हम शॉर्ट में ए कह देते हैं और ग्वानिन को हम शॉर्ट में जी कह देते हैं। तो हम प्यूरीन को देख लेते हैं। प्यूरीन, एडेनिन और ग्वानिन, इन दोनों के स्ट्रक्चर हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्यूरीन लिखा है, हमने आपको पायरिमिडीन बता दिया, काफी सिंपल था। यहाँ पर जो प्यूरीन होता है, प्यूरीन में 2 रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर प्यूरीन जो होता है उसमें 2 रिंग होते हैं। यहाँ पर एक ही रिंग था पायरिमिडीन में, लेकिन प्यूरीन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर 2 रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। पहला रिंग होता है पायरिमिडीन रिंग, जिसके अंदर 2 नाइट्रोजन होंगे और 4 कार्बन होंगे। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था, 2 नाइट्रोजन होंगे और 4 कार्बन होंगे। और यहाँ पर दूसरी एक रिंग होगी जिसे हम इमीडाजोल रिंग कहेंगे। इमीडाजोल रिंग क्या होती है? इसमें कितने कार्बन होंगे, कितने नाइट्रोजन होंगे, वो हम देख लेते हैं। देखिए जो इमीडाजोल जो रिंग होती है वो 2 नाइट्रोजन एंड 3 कार्बन से मिलकर बनी होती है। 2 नाइट्रोजन एंड 3 कार्बन से मिलकर बनी होती है। और जो पायरिमिडीन रिंग होती है वो किन किन से मिलकर बनी होती है? वो मिलकर बनी होती है 2 नाइट्रोजन एंड 4 कार्बन से मिलकर बनी होती है। तो पायरिमिडीन रिंग को हम देख लेते हैं। देखिए वहां पर क्या था? 2 नाइट्रोजन होंगे और 4 कार्बन होंगे। तो 2 नाइट्रोजन को हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, ओके, 2 नाइट्रोजन है और 4 कार्बन, 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये क्या है? एक पायरिमिडीन रिंग है। और इमीडाजोल रिंग ये वाली है, क्योंकि इसके अंदर 2 नाइट्रोजन है और 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। ओके, तो इस प्रकार से ये एडेनिन का स्ट्रक्चर हो जाता है। एडेनिन यहाँ पर इस प्रकार से देख पा रहे होंगे, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर है जो कि 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन से मिलकर बना है। और यहाँ पर ये इमीडाजोल रिंग है जो कि किससे मिलकर बनी होती है? 2 नाइट्रोजन एंड 3 कार्बन से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर जो ग्वानिन का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जो प्यूरिन होता है, एडेनिन ग्वानिन इनका स्ट्रक्चर होता है, तो ये 2 रिंग स्ट्रक्चर है। देख पा रहे होंगे 2 रिंग इसके अंदर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर? किसी का आप देख सकते हैं, इमीडाजोल रिंग का देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पर 3 कार्बन होंगे, एक यहाँ पर कार्बन, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो 2 नाइट्रोजन एंड 3 कार्बन होते हैं, इसे हम इमीडाजोल रिंग बोलते हैं। अब इसका हम देखने वाले हैं जो पायरिमिडीन रिंग होती है वो किसी प्रकार से होती है। पायरिमिडीन रिंग में क्या होता है? 2 तो नाइट्रोजन होते हैं, एक ये नाइट्रोजन एक ये नाइट्रोजन, लेकिन वहां पर 4 कार्बन होते हैं, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, एक ये। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन हो जाते हैं। तो ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर हो गया है और ये एडेनिन का स्ट्रक्चर हो गया। तो मैंने आपको प्यूरिन के बारे में बता दिया है। ओके, तो देखिएगा अभी हमने आपको नाइट्रोजन क्षारक के बारे में बता दिया। नाइट्रोजन क्षारक के यहाँ पर हमने सारे स्ट्रक्चर आपको बता दिए। अब यहाँ पर हम पेंटोज शुगर को देखेंगे।
फिर हम बाद में फॉस्फेट ग्रुप को देखेंगे। तो सबसे पहले हम पेंटोज शुगर को देख लेते हैं। देखिए जो पेंटोज शुगर होती है जिसे हम डीऑक्सीराइबोज शुगर भी बोल देते हैं, ओके, इसे हम पेंटोज शुगर तो बोल ही देते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो पेंटोज शुगर होती है इसका ये स्ट्रक्चर होता है। और एक और शुगर होती है जिसे हम राइबोज शुगर बोलते हैं। राइबोज शुगर ये आरएनए के अंदर उपस्थित होती है, ये डीएनए के अंदर उपस्थित होती है, जिसे हम डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं। वो किसके अंदर होती है? डीएनए के अंदर होती है। और जो राइबोज शुगर होती है वो किसके अंदर होती है? आरएनए के अंदर होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर पेंटोज शुगर को देख लेते हैं। पेंटोज शुगर इस प्रकार की, और यहाँ पर ये जो राइबोज शुगर है वो इस प्रकार की। इसमें अंतर क्या होता है? इसमें सिर्फ एक ही अंतर होता है। यहाँ पर दूसरे कार्बन पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर 5 कार्बन है, एक ये कार्बन, एक ये और एक ये और यहाँ पर एक ये, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 4 और 5, टोटल 5 कार्बन होते हैं। ये पूछा जाए परीक्षाओं में कि पेंटोज शुगर में कितने कार्बन होते हैं, तो 5 कार्बन होते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर क्या होता है? दूसरे कार्बन एटम पर H के साथ O नहीं जुड़ा होता है। जो डीऑक्सीराइबोज जो शुगर होती है जो कि डीएनए के अंदर उपस्थित होती है, जिसे हम पेंटोज शुगर बोलते हैं, उसके दूसरे कार्बन एटम पर जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसके साथ ऑक्सीजन नहीं होती है। लेकिन यदि हम आरएनए में देखें, आरएनए के अंदर जो राइबोज शुगर होती है तो उस राइबोज शुगर के अंदर दूसरे कार्बन एटम पर हाइड्रोजन के साथ ओ जुड़ी होती है। बस यही पेंटोज शुगर और राइबोज शुगर में अंतर होता है। ये अंतर आपको पता होना चाहिए क्योंकि अंतर भी पूछ लेता है कई बार, ओके। तो ये यहाँ पर इस प्रकार का अंतर होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर इसमें भी 5 कार्बन होते हैं, इसमें भी 5 कार्बन होते हैं। देखिए अब हम देखने वाले हैं जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है H3PO4 होता है। और कहीं कहीं पर आपको सिर्फ और सिर्फ PO4 ही लिखा मिलता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, वही फार्मूला होता है H3PO4। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हो जाता है। P को हमने यहाँ पर सेंटर में रखा और यहाँ पर इस प्रकार से हमने अरेंज कर दिया। तो यहाँ पर H3PO4 का ये स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, इसको आप ध्यान में रखना है। तो फॉस्फेट ग्रुप का हमने आपको क्या बता दिया? स्ट्रक्चर बता दिया, ओके। और पेंटोज शुगर भी बता दिया और हमने आपको नाइट्रोजनी क्षारक बता दिया। हमने आपको न्यूक्लियोटाइड जो होता है, न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बना होता है? नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है और पेंटोज शुगर से मिलकर बना होता है। तो अभी हम इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे न्यूक्लियोटाइड का, ओके। इन सबको हम आपस में जोड़ेंगे, फिर न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। न्यूक्लियोटाइड का हम आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे जब तक आप और चीज़ों को समझिए। अब देखिए यहाँ पर हम एक और पॉइंट को लेंगे। न्यूक्लियोटाइड को समझने से पहले हम न्यूक्लियोसाइड को समझते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए न्यूक्लियोसाइड क्या होता है इसको देख लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड में क्या करते हैं? हम एक नाइट्रोजन बेस को लेते हैं। नाइट्रोजन बेस का मतलब एक नाइट्रोजन हम क्षारक को लेंगे, कोई सा आप नाइट्रोजनी क्षारक ले सकते हो, चाहे एडिनिन, चाहे गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, कोई सा आप एक नाइट्रोजन क्षारक को ले सकते हैं। और पेंटोज शुगर को ले सकते हैं जो कि किसके अंदर उपस्थित होती है? डीएनए के अंदर उपस्थित होती है, ठीक है। तो एक हम पेंटोज शुगर को लेते हैं। और पेंटोज जो शुगर होती है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो पेंटोज शुगर होती है, यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है, ओके। तो पेंटोज शुगर के पहले कार्बन पर, पेंटोज शुगर का जो पहला कार्बन होता है ये वाला, ये पहला कार्बन है, ओके। 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो यहाँ पर जो पहला कार्बन होता है, इस पहले कार्बन पर हम क्या करेंगे? नाइट्रोजनी क्षारक को यानी नाइट्रोजन बेस को जोड़ देंगे, यानी अटैच कर देंगे। यहाँ पर जो हमने एक नाइट्रोजन क्षारक को लिया है एडिनिन, इसका हम यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमने एडिनिन ही सीधे लिख दिया। यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर भी बना के देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पेंटोज शुगर होती है और नाइट्रोजनी बेस के साथ हम इसे अटैच करते हैं किस कार्बन एटम पर? पहले कार्बन एटम पर हम अटैच करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम अटैच करेंगे, देखिए। तो देखिए इस प्रकार से ये अटैच हो जाता है एडेनिन। पहले कार्बन एटम पर पेंटोज शुगर के यहाँ पर इस तरह से एडेनिन अटैच हो जाता है। अब हम इसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट? न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, क्योंकि जो पेंटोज शुगर है, जो कि पेंटोज जो शुगर है, इसके पहले कार्बन एटम पर एडिनिन जुड़ा हुआ है।
तो ये जानकारी आपको है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो एडेनिन जुड़ता है, जो एडेनिन जिस भी बॉन्ड के साथ जुड़ता है, जो नाइट्रोजन बेस होता है पेंटोस शुगर से जिस भी बॉन्ड के साथ जुड़ता है उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। देखिए परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड होता है किस किस के बीच में होता है, तो आपको बताना है पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड होता है किस किस के बीच में होता है, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो ये आपको न्यूक्लियोसाइड के बारे में भी पता लग गया होगा और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में भी पता लग गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होता है इसको हम समझा देते हैं, फिर हम न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए फॉस्फोडाइएस्टर जो बॉन्ड होता है वो किस किस के बीच में होता है। देखिए एक तो पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो 5वां कार्बन होता है पेंटोज शुगर का, जो 5वां कार्बन होता है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5, जो 5वां कार्बन होता है उस कार्बन एटम से हम फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देते हैं। जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर तो दिखाई दिया, तो ये फॉस्फेट जो ग्रुप होता है उसको हम जोड़ देते हैं। तो जिस भी बॉन्ड के द्वारा ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, देखिए जो पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन एटम पर यदि हम फास्फेट को जोड़ देते हैं तो फास्फेट जो होता है जिस भी बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है उसे हम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो ये परीक्षा में पूछा जाए कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस किस के बीच में होता है, तो आपको बताना है पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन एटम से जब फॉस्फेट जुड़ता है तब जो बॉन्ड बनता है उसे हम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो ये परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, यही तो आपको पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पर आगे बात करने वाले हैं जो न्यूक्लियोटाइड होता है। देखिए हमने फिर से यहाँ पर लिखा है जो न्यूक्लियोटाइड होता है। देखिए अब हम सारा पॉइंट आपको क्लियर करेंगे, आप वीडियो में बने रहें। देखिए जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है। मैंने आपको बताया कि जो नाइट्रोजन बेस होता है, जो या आपके हिंदी में कह सकते हो नाइट्रोजनी जो क्षारक होते हैं, और जो फास्फेट ग्रुप होता है, और यहाँ पर अगला है पेंटोज शुगर। तो इन 3 चीजों से मिलकर पूरा का पूरा एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड बनता है, और पूरा का पूरा जो डीएनए होता है वो कई न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले आपको एक न्यूक्लियोटाइड समझ में आ जाएगा तो आप सारे न्यूक्लियोटाइड को अच्छी तरह से बना सकते हैं या समझ सकते हैं। तो देखिए जो न्यूक्लियोटाइड होता है सबसे पहले हम एक नाइट्रोजनी बेस, या आप कह सकते हो सबसे पहले हम पेंटोज शुगर को लेते हैं, क्योंकि पेंटोज शुगर सबसे बीच में होती है। देख पा रहे होंगे जो पेंटोज शुगर है सबसे बीच में है। हमने सबसे पहले एक पेंटोज शुगर को ले लिया। ओके, सबसे पहले आप पेंटोज शुगर को देखिए। ओके, तो पेंटोज शुगर को ले लिया और हमने क्या किया, फिर पेंटोज शुगर के पहले कार्बन एटम से हमने नाइट्रोजनी क्षारक को जोड़ दिया, यानी नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस ये कौन सा बेस है, ये एडेनिन बेस है, यानी एडेनिन क्षारक हमने यहाँ पर जोड़ दिया इस प्रकार से। ओके, इसका जो OH होता है वो हट जाता है और यहाँ पर पहले कार्बन एटम से जो है जो नाइट्रोजन बेस है वो जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजन बेस जुड़ता है पेंटोज शुगर के पहले कार्बन एटम से। ओके, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था न्यूक्लियोसाइड के अंतर्गत। ओके, तो इस प्रकार से जो पेंटोज शुगर होता है उसमें ये नाइट्रोजन बेस जुड़ जाता है पहले कार्बन एटम से, और यहाँ पर क्या होता है देख पा रहे होंगे नाइट्रोजन बेस जुड़ गया, जो कि नाइट्रोजन बेस कौन सा है, एडेनिन है। और यहाँ पर जो फॉस्फेट है वो किस प्रकार से जुड़ता है, वो जुड़ता है ये पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन एटम से ये फॉस्फेट जुड़ जाता है। और फॉस्फेट जब जुड़ता है कौन से बॉन्ड से, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ता है। अब ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और इसी से मिलकर पूरा का पूरा डीएनए बनता है। एक एक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर पूरा का पूरा जो डीएनए होता है उसका निर्माण होता है। जैसे हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी का हमारा पूरा का जो पूरा बॉडी है वो किससे मिलकर बनी हुई है, वो पूरी की पूरी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी होती है, कोशिका से ही मिलकर बनी हुई होती है। इसीलिए शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, क्योंकि कोशिका से ही हमारा पूरा का पूरा शरीर मिलकर बना होता है। ये तो पूछा जाए कि डीएनए की सबसे छोटी इकाई, तो आप बताएंगे डीएनए की सबसे छोटी इकाई कौन, हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर पूरा का पूरा डीएनए बना हुआ होता है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो न्यूक्लियोटाइड होता है, एक ये न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार से डीएनए में जुड़ा रहता है, किस प्रकार से जुड़ता है, किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड के द्वारा डीएनए का निर्माण होता है, वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर डीएनए का स्ट्रक्चर आपको पता है। यदि हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो किस प्रकार का ये दिखाई देता है। देखिए
यदि हमने इस डीएनए को सीधा कर दिया तो यहाँ पर आप पहले देख लीजिए इस प्रकार से, वो तो इस प्रकार से रेगुलर था यानी मुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं जो हमने डीएनए को सीधा कर दिया तो इस प्रकार से यहाँ पर बन गया। ओके, तो यहाँ पर बीच में आप देख पा रहे होंगे ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जिसके द्वारा ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखलाएं होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं, अटैच रहती हैं। ओके, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ये आप देख पाएंगे ATCG, ये क्या है? ये है नाइट्रोजन क्षारक। मैंने आपको बताया था एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन बताया था मैंने आपको। तो ये क्या होते हैं? नाइट्रोजन क्षारक होते हैं जो कि जुड़े रहते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। जो एडेनिन होता है वो थाइमिन से जुड़ता है, बात को ध्यान से समझिए। जो एडेनिन होता है वो किससे जुड़ता है? थाइमिन से। किसके द्वारा? डबल बॉन्ड के द्वारा। एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है, और जो साइटोसिन होता है ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। जो साइटोसिन होता है ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। ओके, एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, चाहे आप ग्वानिन को इधर लिखें चाहे साइटोसिन को इधर लिखें, देखिए इस प्रकार से किसी भी प्रकार से लिखें, यदि ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ रहा है तो वो ट्रिपल बॉन्ड से ही जुड़ेगा, यदि एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ रहा है तो वो डबल बॉन्ड से ही जुड़ेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उल्टा हो जाता है या सीधा हो जाता है, लेकिन जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड से ही जुड़ेगा यदि थाइमिन एडेनिन जुड़ेगा तो। ओके, तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट और बात आती है। देखिए यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर, डीएनए जो होता है डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार से जुड़े होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए न्यूक्लियोटाइड, बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखिए हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तो बनाया नहीं है, यदि आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, तो पूरा का पूरा हमने स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, सिर्फ आपको बताने के लिए समझाने के लिए यहाँ पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया है। ये क्या है? एक डीएनए का हमने थोड़ा सा सेगमेंट काटा, थोड़ा सा हमने हिस्सा काटा और यहाँ पर हमने लगा दिया। ओके, तो देख पा रहे होंगे इस प्रकार से यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो किस प्रकार से जुड़े होते हैं। देखिए एक तो यहाँ पर फॉस्फेट फॉस्फेट है। ओके, यहाँ पर एक पेंटोज शुगर है और यहाँ पर एक नाइट्रोजन क्षारक है। ओके, तो यहाँ पर एक फॉस्फेट है, यहाँ पर शुगर है और यहाँ पर क्या है? एक एडेनिन है जो कि कैसा है? नाइट्रोजन क्षारक है। ओके, तो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए एक तो फॉस्फेट यहाँ पर हमने लिख दिया। ओके, ये फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर बना भी सकते हैं। तो यहाँ पर एक फॉस्फेट हो गया। ओके, और यहाँ पर क्या हो गया? एक पेंटोज जो शुगर होती है, ये वाली जो पेंटोज शुगर, ये यहाँ पर शुगर जोड़ दी हमने, और यहाँ पर इसके ऊपर क्या है? एडेनिन है। ठीक है, ये आप कह सकते हो जो नाइट्रोजन क्षारक होता है वो ऊपर जुड़ता है, तो एडेनिन यहाँ पर एक नाइट्रोजन क्षारक इस प्रकार से जुड़ा है। तो यहाँ पर इतना सा सिर्फ सेगमेंट जो होता है वो क्या होता है? इतना सिर्फ जो सेगमेंट आप देख पा रहे होंगे ये क्या है? ये एक न्यूक्लियोटाइड ही है। ओके, क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। यदि आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी बड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है इस प्रकार का। ओके, यदि आप इसके सामने देखेंगे, इसके सामने यदि आप देखेंगे एक और इसी प्रकार का न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है। वो कैसा है न्यूक्लियोटाइड? उल्टा जुड़ा हुआ है। कैसा? उल्टा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है। ये वाला तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड वो सीधा है और यहाँ पर आप उल्टा देख पा रहे होंगे। देखिए उल्टा है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो फॉस्फेट है वो ऊपर है। ओके, और जो शुगर है वो यहाँ पर है, जो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस होता है वो यहाँ पर है। इसको हम ठीक उल्टा यदि कर देते हैं तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है इसको हम ठीक इस प्रकार से, इसको हम ठीक इस प्रकार से उल्टा कर देते हैं तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है। फास्फेट इधर आ जाता है, शुगर बीच में रहता ही रहता है, और जो नाइट्रोजन क्षारक होता है वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उल्टा होता है। यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड आप देख पा रहे होंगे ये कैसा होता है? सीधा न्यूक्लियोटाइड होता है। ओके, तो अभी हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जुड़ा रहता है, देख पा रहे होंगे यहाँ पर सीधा सीधा जुड़ा है और यहाँ पर ये उल्टा उल्टा जुड़ा है। ठीक है, यदि उल्टा नहीं होगा तो ये नाइट्रोजन जो बेस होंगे, जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, वो यहाँ पर इस प्रकार से आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, आपस में अरेंज नहीं हो पाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। ओके, तो इस प्रकार से ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो उल्टा हो जाता है नाइट्रोजन बेस से जुड़ने के लिए। ओके, तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस से जुड़ने के लिए उल्टा हो जाता है, और एडेनिन जो थाइमिन होता है वो तो आपको पता है ये डबल बॉन्ड से जुड़ता है, और साइटोसिन ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। यदि इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ। ओके,
तो इस प्रकार से ये न्यूक्लियोटाइड के द्वारा ये पूरा का पूरा जो डीएनए होता है वो मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो पेंटोस शुगर होती है और जो फॉस्फेट ग्रुप होता है इसके द्वारा क्या होता है, ये स्टैंड का निर्माण होता है। ये वाला स्टैंड इनसे बनता है, ये फॉस्फेट ग्रुप है और ये पेंटोस शुगर है, इनके द्वारा ये स्टैंड बन जाते हैं। ओके, और जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एडेनिन थाइमिन, ये कहाँ पर होते हैं, बीच में होते हैं, जो कि किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं होती हैं वो किससे जुड़ी होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ी रहती हैं। देख पा रहे होंगे इस प्रकार से। ओके, तो इसे हम बैकबोन भी बोल देते हैं। जो यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो स्टैंड है, दो श्रृंखलाएं हैं जो कि किससे मिलकर बनी होती हैं, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनी होती हैं। देख पा रहे होंगे पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर ये स्टैंड बने होते हैं, जिसे हम बैकबोन भी बोल देते हैं। ओके, और यहाँ पर बीच में क्या होते हैं, बीच में ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। ओके, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। देख पा रहे होंगे बीच में ये क्या है, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। और यहाँ पर जो बीच में होते हैं इसके वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जिसके द्वारा ये पूरा का पूरा जो स्टैंड है, पूरे का पूरा जो डीएनए होता है वो जुड़ा रहता है आपस में। ओके, तो ये आपको पता लग गया होगा जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो किस प्रकार से डीएनए का निर्माण करते हैं, किस प्रकार से ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से पूरा का पूरा जो डीएनए होता है वो मिलकर बना हुआ होता है। तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में आप जान चुके होंगे। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं, यहाँ पर देखिए 5 प्राइम है और यहाँ पर 3 प्राइम है। इस प्राइम को या आप कह सकते हो इस डैश को हम प्राइम बोलते हैं। ओके, यहाँ पर 3 प्राइम है और यहाँ पर 5 प्राइम है। यहाँ पर 5 प्राइम क्यों है, यहाँ पर 3 प्राइम क्यों है, यहाँ पर ये 3 प्राइम और यहाँ पर 5 प्राइम क्यों है, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्रति समांतर होते हैं, या आप इंग्लिश में कहें तो एंटी पैरेलल होते हैं। तो एंटी पैरेलल किस प्रकार से, एक तो सीधी होती है श्रृंखला, एक उल्टी होती है। देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो सीधी तरह से जुड़े होते हैं, सीधे जुड़े हुए होते हैं। देख पा रहे होंगे फॉस्फेट यहाँ पर है, शुगर यहाँ पर और नाइट्रोजन बेस यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो क्या होती है, एंटी पैरेलल होती है। एंटी पैरेलल का मतलब उल्टी होती है इसके, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या होता है, फॉस्फेट जो होता है वो इधर जुड़ा होता है, इधर। ओके, और यहाँ पर शुगर बीच में और यहाँ पर नाइट्रोजन बेस यहाँ पर जुड़ा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर एंटी पैरेलल बोला गया है। एंटी पैरेलल का मतलब प्रति समांतर, एक तो सीधी तरह से जुड़ी होती है, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो सीधी तरह से जुड़े होते हैं, और एक तरफ ये उल्टे तरह से जुड़े होते हैं, इसीलिए हम इसे प्रति समांतर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं ये 5 प्राइम और 3 प्राइम और यहाँ पर 3 प्राइम और यहाँ पर 5 प्राइम क्यों लिखा है। तो यहाँ पर 5 प्राइम इसलिए लिखा है क्योंकि जो शुगर होती है, क्योंकि जो पेंटोस शुगर होती है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो पेंटोस शुगर होती है इसके 5वें कार्बन एटम पर, देखिए 1 2 3 4, इसके 5वें कार्बन एटम पर ये फॉस्फेट जुड़ा होता है। देखिए इसके पेंटोस शुगर के 5वें कार्बन पर ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ होता है, देख पा रहे होंगे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हमने 5 प्राइम लिखा हुआ है। ओके, तो ये बात जान चुके हैं आप। और यहाँ पर हमने 3 प्राइम क्यों लिखा है, तो ये बात आप जान लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, जो शुगर होती है वो कैसी होती है, उल्टी होती है। यहाँ पर ये फॉस्फेट था, ठीक है, और यहाँ पर ये शुगर और यहाँ पर ये नाइट्रोजन क्षारक था, तो हमने इसको ठीक उल्टा करके यहाँ पर लिख दिया। ओके, तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्षारक यहाँ पर आ गया और यहाँ पर जो पेंटोस शुगर थी वो यहाँ पर आ गई और जो फॉस्फेट था वो यहाँ पर आ गया। इसको हमने पकड़ा इसको और इसको इस तरह से उल्टा करके रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होता है, इसको जब उल्टा कर देते हैं तो जो यहाँ पर पेंटोस शुगर होती है वो भी उल्टी हो जाती है, वो उल्टी हो जाती है। यहाँ पर जब वो उल्टी हो जाती है तो इसका आप OH देख पा रहे होंगे, इसका जो OH है ये क्या होता है, ये फ्री रहता है, ये किसी से बाइंड नहीं करता है, किसी से नहीं जुड़ता है। ओके, तो जो OH होता है ये फ्री रहता है यहाँ पर, इसीलिए जो OH है ये कितने नंबर पर जुड़ा है, कितने कार्बन एटम पर, 1 2 3, तीसरे कार्बन एटम पर ये OH जुड़ा होता है। और जो OH होता है ये किसी से नहीं जुड़ता है, किसी से बॉन्ड नहीं करता, क्योंकि ये ऊपर हो जाता है इसीलिए किसी से बॉन्ड नहीं करता है। इसीलिए यहाँ पर ये क्या लिखा है, 3 प्राइम लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर 3 प्राइम क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर भी सबसे लास्ट में ये देखेंगे तो जो OH होता है वो किसी से बॉन्ड नहीं करता है। सबसे लास्ट में OH जो होता है वो किसी से बॉन्ड नहीं करता है, जो कि किसका होता है, पेंटोस शुगर का, और जो कैसा होता है, फ्री होता है, किसी से नहीं जुड़ता है। इसीलिए कितने नंबर पर है, तीसरे कार्बन एटम पर है, इसीलिए यहाँ पर 3 प्राइम लिखा गया है।
तो यहाँ पर 5 प्राइम क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो शुगर होता है शुगर के 5वें कार्बन एटम पर ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, इसीलिए यहाँ पर 5 प्राइम लिखा गया। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि जो श्रृंखलाएं होती हैं, दोनों जो स्टैंड होते हैं वो कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, या आप कह सकते हो प्रति समांतर होते हैं। तो आप इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं, यदि एक तरफ 5 प्राइम है तो एक तरफ क्या होगा, 3 प्राइम होगा। यदि एक तरफ 5 प्राइम है तो एक तरफ कैसा होगा, 3 प्राइम होगा, यानी प्रति समांतर होगा, उल्टा होगा। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है किस प्रकार से यहाँ पर 5 प्राइम लिखा गया है, यहाँ पर 3 प्राइम, और इसका ठीक उल्टा यहाँ पर 5 प्राइम हो जाएगा, यहाँ पर 3 प्राइम हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए अब हम देखने वाले हैं, एक नाइट्रोजन क्षारक को लेंगे और एक शुगर को लेंगे, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। देखिए एक नाइट्रोजन क्षारक को हमने लिया था अभी और एक पेंटोस शुगर को लिया था, तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। इस प्रकार का न्यूक्लियोसाइड इस प्रकार का बन गया। ओके, यदि हम इसी में क्या कर दें, H3PO4 को यानी फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ देंगे, PO4 यानी H3PO4, या आप कह सकते हो फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो वही बात यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे जो एडेनिन होता है। एडेनिन हमने यहाँ पर एक नाइट्रोजन क्षारक को ले लिया और एक शुगर कौन सी, पेंटोस शुगर लेंगे जो कि डीएनए के अंदर उपस्थित होती है। यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनता है, किस नाम का न्यूक्लियोसाइड बनता है, डीऑक्सी एडिनोसिन, ये न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनता है, डीऑक्सी एडिनोसिन नाम का न्यूक्लियोसाइड बनता है। यदि हम इसी में फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देते हैं या आप कह सकते हो H3PO4 को जोड़ देते हैं तो कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनता है, तो कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनता है, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट नामक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए एग्जाम पेपर में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि हम एडेनिन को पेंटोस शुगर के साथ जोड़ देते हैं तो कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनता है। ओके, न्यूक्लियोसाइड कौन सा बनता है, डीऑक्सी एडिनोसिन, क्योंकि एडेनिन को हम मिला रहे हैं यहाँ पर, तो डीऑक्सी एडिनोसिन बनेगा। ओके, और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप को यदि मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट लगा दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ग्वानिन को लेंगे, पेंटोस शुगर के साथ जोड़ेंगे, डीऑक्सी ग्वानोसिन बन जाएगा, क्योंकि हमने ग्वानिन को मिलाया है इसीलिए ग्वानोसिन बन गया। फॉस्फेट ग्रुप को मिलाएंगे तो कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनेगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट नामक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हम साइटोसिन को लेंगे, पेंटोस शुगर के साथ अटैच करेंगे, डीऑक्सी साइटोडीन बन जाएगा। फॉस्फेट ग्रुप के साथ इसे अटैच करेंगे, डीऑक्सी साइटोडीन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो यहाँ पर नाम से ही बनता है। देखिए यहाँ पर क्या है, थायमिन है, पेंटोस शुगर के साथ जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सीथाइमिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन, क्योंकि हमने यहाँ पर थायमिन को जोड़ा है इसीलिए डीऑक्सीथाइमिडीन क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। न्यूक्लियोसाइड में यदि हम फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देते हैं तो कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनता है, डीऑक्सीथाइमिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, और साथ में हम मोनोफॉस्फेट भी लगा देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। और इस प्रकार से यहाँ पर यदि हम फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देते हैं तो न्यूक्लियोटाइड इस प्रकार के बनते हैं। तो ये जानकारी आपको हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, या आप हिंदी में कह सकते हैं डीएनए की द्विकुंडली संरचना। तो देखिए डीएनए की द्विकुंडली संरचना क्या होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना यानी डीएनए की द्विकुंडली संरचना। जैसे आप देख पाएंगे डीएनए कैसा है, द्विकुंडली थे, दो संरचनाएं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विल्किंस। विल्किंस नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे तकनीक द्वारा, यानी एक्सरे जो तकनीक होती है उसके द्वारा डीएनए को देखा, और डीएनए को फिर देखा और बता दिया उन्होंने कि जो डीएनए है वो कैसा है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, यानी इसके अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचनाएं हैं, दो स्ट्रैंड इसके अंदर होते हैं, किसके अंदर, डीएनए के अंदर। तो सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने बताया था, विल्किंस नामक एक वैज्ञानिक थे, एक्सरे तकनीक के द्वारा ये जानकारी उन्होंने दे दी। ओके, फिर बाद में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था वाटसन एंड क्रिक, ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1953 ईस्वी में डीएनए की रचना प्रस्तुत की। यानी एक जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विल्किंस, इन्होंने एक्सरे तकनीक के द्वारा बता दिया था कि डीएनए कैसा है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। फिर बाद में एक वैज्ञानिक आए, दो वैज्ञानिक जिनका नाम था वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने 1953 में बता दिया था कि डीएनए है, इसमें क्या है और ये किस प्रकार से मिलकर बना होता है, इसकी पूरी की पूरी रचना। ठीक है, किसने बताई थी, वाटसन एंड क्रिक ने इस रचना के बारे में बता दिया था। तो इसकी रचना क्या क्या होती है, वाटसन एंड क्रिक ने क्या क्या बताया था इसके बारे में। देखिए डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना है। डीएनए जो होता है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। ठीक है, अगला
इसमें दोनों स्टैंड अलग अलग दिशा में होते हैं। दोनों स्टैंड जो होते हैं वो अलग अलग दिशा में होते हैं। एक तो 5 प्राइम है और एक 3 प्राइम है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक 5 प्राइम एक 3 प्राइम। तो ये अलग अलग दिशा में होते हैं जिसे हम प्रति समांतर या एंटी पैरेलल बोलते हैं। देख पा रहे होंगे जैसा मैंने इसमें बताया था आपको, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो तो यहाँ पर सीधे जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टे जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए हम इसे प्रति समांतर कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसी प्रकार से लिखा गया है कि इसमें दोनों स्टैंड जो होते हैं अलग अलग दिशा में होते हैं, या आप कह सकते हो ये प्रति समांतर एंटी पैरेलल होते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट बताया था बॉर्सन एंड क्रिक के द्वारा कि एक जो श्रृंखला होती है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम दिशा में, तथा दूसरी जो श्रृंखला होती है, दूसरी जो चैन होती है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में होती है। 5 प्राइम से 3 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम, देखिए उल्टी है, 5 प्राइम से 3 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो ये एंटी पैरेलल होती है, इसीलिए यहाँ पर प्रति समांतर लिखा गया है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए दोनों चेन के नाइट्रोजनी बेस, दोनों चेन के दोनों जो श्रृंखलाएं होती हैं, दोनों जो श्रृंखलाएं होती हैं इसमें क्या होता है, इनके बीच में नाइट्रोजनी बेस होते हैं। नाइट्रोजनी बेस का मतलब जो नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन ये होते हैं वो आमने सामने होते हैं, आमने सामने होते हैं। देख पा रहे होंगे इस प्रकार से आमने सामने नाइट्रोजन क्षारक होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड देख पा रहे हैं ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जिसके द्वारा ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं जुड़ी रहती हैं। अगला जो ये इन्होंने बताया था पॉइंट कि दोनों स्टैंड जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये तो बात आपको पता ही है कि दोनों स्टैंड जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से ही जुड़े होते हैं। अगला यहाँ पर जो पॉइंट है कि एडेनिन एंड थाइमिन के बीच 2 बॉन्ड और ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच 3 बंध होते हैं। तो देखिए एडेनिन थाइमिन के बीच 2 बॉन्ड और साइटोसिन ग्वानिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये आप उल्टा भी कर सकते हो, ग्वानिन साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो यदि ग्वानिन साइटोसिन होगा तो वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, एडेनिन या थाइमिन होगा तो डबल बॉन्ड होगा। अगला देखिए कि प्रत्येक कुंडल यानी प्रत्येक हेलिक्स में, प्रत्येक हेलिक्स, हेलिक्स किसको हम कहते हैं, ये वाला हेलिक्स, एक बार ये घूम गया है पूरा का पूरा, इसे हम एक हेलिक्स बोलते हैं। पूरा घूम गया है इसीलिए हम इसे एक हेलिक्स बोलते हैं। तो क्या यहाँ पर लिखा गया है, एक हेलिक्स की जो लंबाई होती है 34 संगस्टान होती है। इसकी यदि लंबाई पूछी जाए तो 34 संगस्टान, यानी एक कुंडल की लंबाई 34 संगस्टान होती है। और एक हेलिक्स में 10 बेस होते हैं। बेस का मतलब 10 क्षारक होते हैं, 10 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। इसके अंदर 10 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, जैसे एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, 10 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं एक कुंडल के अंदर। देख पा रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो एक कुंडल के अंदर कितने होते हैं, 10 नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित होते हैं। और दोनों चेन के बीच की दूरी कितनी होती है, दोनों चेन के बीच की दूरी पूछी गई है। देखिए इन दोनों के चेन के बीच की दूरी यदि पूछी जाए तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों चेन के बीच की दूरी को लिखा है 20 एंगस्ट्रान। यदि व्यास पूछा जाए तो भी 20 एंगस्ट्रान। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल समान है, दोनों चेन के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रान, यदि व्यास पूछा जाए तो 20 एंगस्ट्रान, बिल्कुल समान है। अगला जो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है राइट हैंड डीएन है। कैसा है, राइट हैंड मतलब इस प्रकार से घुमा हुआ है, इस प्रकार से देखिए क्लॉकवाइज घुमा हुआ है, क्लॉकवाइज। ओके, इस प्रकार से राइट हैंड डीएन है। देखिए ये किस प्रकार का घुमा हुआ है, इस प्रकार का घुमा हुआ है, यानी राइट हैंड डीएनए होता है। ओके, तो इस प्रकार का ये डीएनए है, राइट हैंड डीएनए। और बैकबोन, बैकबोन क्या यहाँ पर ये क्या होती है, ये बैकबोन होती है। देख पा रहे हैं दो जो स्टैंड होते हैं इसे हम बैकबोन बोलते हैं। जो 2 स्टैंड आप देख पा रहे होंगे, ये 2 स्टैंड, इसे हम बैकबोन बोलते हैं। तो बैकबोन जो होती है वो शुगर एंड फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है बैकबोन, शुगर और फॉस्फेट। ओके, तो इसे हम बैकबोन बोलते हैं, ये बात आप जान चुके हैं। अगला जो यहाँ पर पॉइंट है जो कि यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, आप लिख भी सकते हो। यहाँ पर क्या होता है, एक नाइट्रोजन क्षारक से दूसरे नाइट्रोजन क्षारक के बीच की दूरी यदि पूछा जाए तो 3.4 एंगस्ट्रान होती है। देखिए यदि एक नाइट्रोजन क्षारक से दूसरे नाइट्रोजन क्षारक के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रान होती है। ओके, यहाँ पर अब अगला पॉइंट आता है टाइप ऑफ डीएनए, यानी डीएनए कितने प्रकार के होते हैं। डीएनए 6 प्रकार के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ई डीएनए, जेड डीएनए। तो यहाँ पर हम सारे डीएनए को नहीं बताएंगे। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जाता है, बी डीएनए। बी डीएनए क्या होता है इसकी जानकारी हम लेंगे। देखिए जो बी डीएनए है इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से जान लीजिएगा। देखिए बी डीएनए की जो खोज की थी वो किसने की थी, वाटसन एंड क्रिक ने की थी। यानी बी डीएनए के जो रचना थी वो किसने बताई थी, वाटसन एंड क्रिक ने बताई थी। देखिए ये कैसा है, बी डीएनए ही है। ओके, जो भी मैंने रचना पढ़ी
जो डीएनए की द्विकुंडली रचना जो है बी डीएनए की ही है। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक ऐसा राइट हैंड डीएनए जो कि इस प्रकार का घुमा हुआ होता है, क्लॉकवाइज से घड़ी घूमती है उस प्रकार का ये घुमा हुआ होता है। ओके, अगला जो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि 1 हेलिक्स में 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं। एक हेलिक्स में, एक कुंडल के अंदर 10 नाइट्रोजन क्षारक उपस्थित होते हैं। इसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ओके, यही बात यहाँ पर लिखी गई है। इसकी जो बैकबोन होती है रेगुलर होती है। बैकबोन, इसकी जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखला होती हैं वो लगातार घूमी हुई होती हैं, लगातार घूमी हुई होती हैं। कहीं से ये क्रॉस नहीं करती हैं। ओके, कहीं से ये मुड़ी हुई नहीं होती हैं, लगातार रेगुलर होती हैं, लगातार घूमी हुई होती हैं। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए बी डीएनए के बारे में। और जेड डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया है। देखिएगा स्टूडेंट, अब हम बात करने वाले हैं चारगाफियस रूल। अब आप सोच रहे हो कि हम तो यहाँ पर डीएनए की बात कर रहे हैं, अब चारगाफ रूल कहाँ से आ गया। ओके, तो चारगाफ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, उनका जो अनुपात होता है किन किन जीवों में समान होता है और किन किन जीवों में समान नहीं होता है। बस यही जानकारी इन्होंने चारगाफ रूल में दी थी। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, बहुत छोटा सा है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चारगाफ जो रूल होता है वो डबल हेलिक्स डीएनए पर ही लागू होता है। जैसे यहाँ पर डबल हेलिक्स डीएनए है, तो इस तरह से ये डबल हेलिक्स डीएनए पर ही ये चारगाफ का जो नियम होता है वो लागू होता है। और जो आरएनए होता है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है। और जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जैसे बैक्टीरिया हो गया, इस पर ये लागू नहीं होता है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि जो चारगाफ ने जो रूल बनाया था वो सिर्फ और सिर्फ डबल हेलिक्स डीएनए पर ही लागू होता है। देखिए क्या इन्होंने बताया था कि जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं प्यूरीन एंड पिरिमिडीन, इनकी जो मात्रा होती है बिल्कुल बराबर होती है। जिन जीवों के अंदर जो डबल हेलिक्स डीएनए पाया जाता है, जिन भी जीवों के अंदर डबल हेलिक्स डीएनए यानी 2 स्ट्रैंड का डीएनए पाया जाता है, जैसे ह्यूमन हो गया। ओके, तो ह्यूमन में क्या होता है, डबल हेलिक्स डीएनए पाया जाता है। तो क्या होता है, उनमें जो प्यूरीन और पायरिमिडीन की जो मात्रा होती है, या आप कह सकते हो जो प्यूरीन और पायरिमिडीन का जो अनुपात होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है, या आप कह सकते हो बराबर होता है। ओके, तो प्यूरीन में एडेनिन, ग्वानिन आता है और पायरिमिडीन में थाइमिन, साइटोसिन होता है। तो इनकी जो मात्रा होती है, इनका जो अनुपात होता है बिल्कुल बराबर होता है। ओके, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला जो यहाँ पर पॉइंट है, यदि आप इस तरह से लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो। एडेनिन क्या होता है, थाइमिन के बराबर होता है। ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन के बराबर होता है। यदि हम इसको डिवाइड करके देखें कि बराबर आता है या नहीं आता है, तो एडेनिन प्लस ग्वानिन को यदि हम डिवाइड करेंगे थाइमिन प्लस साइटोसिन से, तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। ओके, क्योंकि इनका जो अनुपात होता है सभी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के जीव में समान होता है। ओके, तो इनका जो अनुपात होता है बिल्कुल समान होता है। लेकिन जो एडेनिन प्लस थाइमिन होता है, यदि हम इसको डिवाइड करते हैं ग्वानिन प्लस साइटोसिन से, तो ये नियतांक आता है। नियतांक का मतलब होता है कि ये अलग अलग जीवों में क्या होता है, इसका जो अनुपात होता है वो अलग अलग होता है, और एक ही जीवों में इसका जो अनुपात होता है वो एक ही होता है, यानी समान होता है। तो देखिए ये अनुपात जो होता है, इसका जो अनुपात यदि हम निकालेंगे तो एक ही जाति के जीवों में तो समान होगा। एक ही जाति के सभी जीव हैं, एक ही जाति के सभी जीव हैं, तो उनका जो अनुपात होगा बिल्कुल समान होगा इसका। ओके, और जो अलग अलग जीव होते हैं उनमें क्या होगा, इसका अनुपात जो होगा वो भिन्न होगा, यानी अलग अलग होगा। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा और भी, ओके, तो उसमें 1 से कम होगा इसका अनुपात, 1 से इसका अनुपात जो होगा वो कम होगा। और यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं उसमें इसका अनुपात 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं लिखे हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा फिर क्वेश्चन हो जाता। तो चारगाफ रूल में इतना आपको ध्यान में रखना है कि ये डबल हेलिक्स डीएनए पर लागू होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए पर लागू नहीं होता है। नाइट्रोजन क्षारक यानी प्यूरिन, पिरिमिडीन बराबर मात्रा में होते हैं। यहाँ पर इसका एक ये ध्यान रखना है कि एडेनिन प्लस थाइमिन, ग्वानिन प्लस साइटोसिन, ठीक है, एक ही जाति में इसका मान तो समान होगा, लेकिन अलग अलग जाति में इनका जो मान होगा या अनुपात होगा वो भिन्न भिन्न होगा। तो ये जानकारी होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए होता है ये किस कार्य के लिए होता है, डीएनए क्या कार्य करता है, तो कार्य भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके कार्य क्या होते हैं, देखिए आनुवांशिक सूचना को इकट्ठा रखता है, संचित रखता है, और क्या होता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करता रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो सूचनाएं होती हैं, ठीक है, उनको ट्रांसफर करता रहता है संतानों में।
तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो अनुवांशिक सूचना होता है इसको संचित रखता है, संचित का मतलब इकट्ठा रखता है और स्थानांतरित करता रहता है। ओके, रेप्लिकेशन करता है, जब हम कोशिका विभाजित करते हैं तो ये डीएनए रेप्लिकेशन करता है और कोशिका जब विभाजित होती है तो आधा आधा बढ़ जाता है, ठीक है, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं, गुणसूत्र में ही तो डीएनए होता है। ओके, तो अगला यहाँ पर जो पॉइंट है, डीएनए सभी जीवों में अलग अलग होता है। डीएनए जो होता है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग डीएनए होता है। यहाँ पर अगला जो पॉइंट आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए अंगुली छापी इसे हम हिंदी में कहते हैं। तो डीएनए अंगुली छापी क्या होती है? तो देखिए अब हम आपको काफी सिंपल, काफी नॉर्मल सा एक उदाहरण आपको समझा दे रहे हैं। देखिए यदि कोई बेटा है वो अपने पिताजी से कह रहा है कि हम आपके बेटे नहीं है। ओके, क्या कह रहा है, हम आपके बेटे नहीं है। अब इसमें क्या किया जा सकता है? तो इसमें ये क्या किया जा सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जा सकता है। ओके, आसानी से पता लगाया जा सकता है कि ये किसका बेटा है, किसका बेटा नहीं है। यदि मैच कर जाएगा तो समझ लीजिए कि ये इसका बेटा है, और नहीं है तो फिर बाद में ये मैच नहीं करेगा। ओके, तो ये काफ़ी सिंपल सा होता है। इसी तरह से पहचाना जा सकता है। कई ऐसे क्राइम होते हैं तो उसमें भी ये पहचाना जाता है। ओके, यदि आपने सीआईडी या क्राइम पेट्रोल देखा होगा तो उसके बारे में आपको पता होगा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डीएनए होता है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के भी काम आता है, और जो डीएनए होता है वो आरएनए का भी निर्माण करता है और प्रोटीन का भी निर्माण करता है। डीएनए के द्वारा ही प्रोटीन बन पाती है। यदि डीएनए नहीं होगा फिर आरएनए नहीं बन पाएगा, आरएनए नहीं बन पाएगा तो प्रोटीन नहीं बन पाएगी। ओके, तो डीएनए के द्वारा ही आरएनए बनता है। आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। ओके, तो ये जानकारी होनी चाहिए। ये डेवलपमेंट में हेल्प करता है। डेवलपमेंट मतलब शरीर का ये विकास करता है। किस प्रकार से विकास करता है? जैसे माता पिता में जो भी लक्षण थे वो संतानों में आते हैं, फिर इसी प्रकार से उसका विकास होता है। तो यहाँ पर ये डीएनए के कार्य हो गए, मैंने आपको बता दिए हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने आपको डीएनए के बारे में पूरी जानकारी दे दी। यदि कोई सा डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम आगे आरएनए के बारे में बात करेंगे, आरएनए बता देंगे आपको, फिर जल्दी से ये सिलेबस आपका समाप्त कर देंगे। ये सारी वीडियोज़ को देखेंगे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।